सभी को नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। आज हमारे साथ हैं हरियाणा पुलिस में सिलेक्ट एक ऐसे कैंडिडेट जिनके बहुत सारे एग्जाम क्लियर हुए, लेकिन लास्ट में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। आपको डिटेल में सभी बातें इंटरव्यू के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे और आपको इसमें ये भी बताया जाएगा कि आपने किस तरीके से तैयारी करनी है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि हरियाणा में नई 5 से 6 हज़ार कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली हैं, उसको लेकर भी इसमें उनके विचार आपके साथ साझा किए जाएंगे। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम बात करना चाहेंगे लखविंदर सियाग से। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका वेलकम है हमारे चैनल के ऊपर। थैंक यू सर। आज इस वीडियो के माध्यम से आप उन लोगों को एक डायरेक्शन देंगे जिनको तैयारी करते हुए अभी 1-2 महीने हुए हैं या जिनकी अभी 12th हुई है। तो सबसे पहले तो आप अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं और आपने किस सब्जेक्ट में आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अपने बारे में थोड़ा कंप्लीट बताइए विस्तार से। मेरा नाम सर लखविंदर सियाग है, जैसे आपने बता ही दिया। तो सर मैं ओडा छोटा सा गांव है सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरी जो मतलब जो स्टडी है वो मैंने गांव में रहकर ही की है। 10th तक तो मैं प्राइवेट स्कूल में था और +1 और 2 मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय यहाँ पे वहाँ से की है। तो और आगे ग्रेजुएशन मैंने पंजाब से की है और मेरी ग्रेजुएशन मैं बताना चाहूँगा BSc एग्रीकल्चर है। और उसके मतलब पहले तो मेरा कोई गवर्नमेंट जॉब की तरफ इतना था नहीं। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही ट्राई किया था। अच्छा, तो जैसा कि आपको पता ही है कोरोना टाइम में भी काफ़ी लोगों की प्रिपरेशन जो है अस्त व्यस्त ध्वस्त हो गई थी, है ना। उसमें मेरी प्रिपरेशन ख़राब हुई। क्या उसका इम्पैक्ट आपकी प्रिपरेशन के ऊपर पड़ा या नहीं? जी, उसका तो इम्पैक्ट देखा जाए तो सभी के ऊपर ही पड़ा ही है। और जो जैसे उसमें एक मतलब प्लस पॉइंट ये था कि घर पे रह के मतलब ज़्यादा टाइम दे सकते थे स्टडी को। तो इससे पहले आपने कौन कौन से एग्ज़ाम इसके पहले जो है निकाले थे, थोड़ा बहुत उसके बारे में बताएंगे आप? जी, इसके पहले सर मैंने मान लो डिफेंस के कुछ एग्ज़ाम दिए थे। उसमें से एक FCAT है जो मैंने मतलब क्वालिफाई किया था। उसमें फिर आगे जो इंटरव्यू राउंड होता है जैसे SSB होता है, उसमें मैं मतलब लास्ट स्टेप में मतलब आउट हो गया था, जैसे फाइनल में आप कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का एग्ज़ाम होता है जो वो भी भाई का निकाला हुआ है, लेकिन ये आगे टाइपिंग वगैरह के लिए गए नहीं क्योंकि इनको थोड़ा इंटरेस्ट था नहीं दिल्ली साइड में जॉब करने का। इनकी शुरू से ही यही रही है, इनका माइंडसेट रहा है कि हरियाणा में अपने होम डिस्ट्रिक्ट के पास रह करके अगर जॉब मिले तो वो वेल एंड गुड है। और पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर इनका क्लियर है और काफ़ी एग्ज़ाम ऐसे इन्होंने क्लियर किए हैं जो काफ़ी मुश्किल है निकालने। लेकिन उन सबको साइड में करते हुए सेंटर ऑफ द पॉइंट इस वीडियो का हमारा यही रहेगा कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए इन्होंने कैसे तैयारी की, कितने घंटे प्रिपरेशन की, कौन सी किताबें फॉलो की, क्या इनका शेड्यूल, क्या इनकी टाइमिंग रही, जिसके माध्यम से इन्होंने अपना एग्ज़ाम निकाला। ना कि सिर्फ एग्ज़ाम निकाला बल्कि फिजिकल में भी अपने आप को वहाँ पे जो है सिद्ध किया। इन पैरामीटर को हम पूरा करते हैं। तो आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के बारे में बताइए कि इस तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? सर मैं जैसे बाकी एग्ज़ाम्स की तो तैयारी कर ही रहा था, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की। तो उसके अंदर तब मान लो हरियाणा में कोई मतलब वैकेंसी आई नहीं थी, बड़ी वैकेंसी जो देखी जाए तो उस टाइम मतलब सबसे काफ़ी लंबे टाइम के बाद हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी। तो मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस समय मतलब साथ के मतलब दोस्तों ने कहा कि आप ये भी भरो। तो वो वाला फॉर्म मतलब हरियाणा पुलिस का फिल किया। तो मतलब इतना कोई मुझे इतना आप खुद पर इतना वो था नहीं कॉन्फिडेंस, मतलब एक बार ट्राई के लिए भर दिया क्योंकि उस समय प्रिपरेशन करते हुए मतलब थोड़ा ही टाइम हुआ था, मतलब 6 मंथ्स के करीब हुआ था। और बाकी बेस तो क्लियर मेरा था शुरू से। तो उसके बाद फिर मैंने ये फॉर्म भरा और लकीली मेरा चलो हो गया आपका, बढ़िया, वेल एंड गुड रहा। लेकिन दोस्तों को बता दें कि इसका जो एग्ज़ाम था वो पहली बार तो हो गया था लीक, जो कि हरियाणा में लीक होना या पर्चियाँ पकड़े आना कोई बड़ी बात तो है नहीं, ऐसा चलता रहता है ना। जैसे HSSC ग्रुप D 56-57 ग्रुप सभी की खस्ता हालत है, उसको हम सभी जानते हैं और इसमें हम जो है सरकार की निंदा भी करते हैं। लेकिन हम ये पूछेंगे कि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आपके मार्क्स कितने रहे थे। और सबसे पहले आप ये बताइए अभी हमारी ऑडियंस को कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में अगर किसी ने लगना है तो क्या क्या उसके स्टेप हैं। फर्स्ट सबसे पहले क्या है, देन क्या है और फाइनल लिस्ट तक इसमें टाइमिंग कितनी लगती है और क्या क्या इसमें स्टेप हैं और किस तरीके से हम उसको गो थ्रू हो सकते हैं।
पहले तो मैं बताना चाहूँगा जो एग्ज़ाम है वो तो जैसे बाकी मान लो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, सिलेबस तो बेसिक वही रहता है इसमें। मतलब एक्स्ट्रा तो बस हरियाणा जो जीके है वही आती है, क्योंकि स्टेट का एग्ज़ाम तो स्टेट जीके तो आएगी, ठीक है। और जो बाद में हम बात करें कि लेवल, इसका लेवल तो मॉडरेट से इजी के बीच में रहता है। कई मतलब वैसे तो हम आपको पता ही है कि हरियाणा के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि इस बार देखा गया है कि एग्ज़ाम कई तो मतलब इजी होने चाहिए थे वो टफ़ हो गए, और जो टफ़ होने चाहिए थे वो इजी हुए हैं। तो इसका मतलब वैसे अगर बात की जाए तो बेसिक जो भी मान लो कोई तैयारी कर रहा है काफ़ी लंबे टाइम से बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, तो वो इसको क्लियर कर सकता है। तो सबसे पहले इसमें एग्ज़ाम होता है। हाँ, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो इसका एग्ज़ाम है, देन इसका फिजिकल, फिर फिजिकल होता है, फिर मेजरमेंट होती है जो हाइट और चेस्ट वगैरह होगी। सबसे पहले आप ये बताइए कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में अगर कोई लगने के इच्छुक है तो सबसे पहले उसे क्या करना होगा। मान लीजिए उसने फॉर्म भर दिया, सबसे फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है? मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहला स्टेप तो इसमें रिटन एग्ज़ाम ही है। मतलब अब देखा जा रहा है कि हरियाणा में ज़्यादातर पहले पीछे जो भर्तियाँ हुई उसमें होता था कि पहले फिजिकल होता था, फिर उसके बाद पेपर होता था, लेकिन अब मतलब अब नए पैटर्न तो पहले पेपर होता है उसके बाद बाकी स्टेप्स होते हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि पहले तो इसका पेपर होगा, एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा जो जिसको कि हम कहते हैं कि रेस वगैरह वो होगी, उसके बाद इसकी मेजरमेंट होगी, मान लो कैंडिडेट की चेस्ट और हाइट वेट चेस्ट वगैरह ये होगी, और उसके बाद फिर डीबी होता है और फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। मेडिकल पीएमटी बाद में होता है। हाँ, मेडिकल तो जैसे फाइनल लिस्ट आ जाती है, मान लो उसमें अगर आपका नाम आ गया तो उसके बाद वो कॉल करते हैं मेडिकल के लिए, फिर उसमें जो मेडिकल क्वालिफाई कर जाता है उसको बेल्ट नंबर दे दिया जाता है। अगर मेडिकल मतलब किसी वजह से नहीं मतलब क्लियर हुआ तो फिर वो उसका पॉइंट बनता है या फिर आगे कोई उसका आगे प्रोसेस चलता है। लेकिन मुझे यहाँ तक लगता है कि इस सब प्रोसेस में 3 4 5 जो स्टेप हैं इसके, उस सब में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है एग्ज़ाम। कि जिसका एग्ज़ाम निकल जाएगा फिजिकल तो वो निकाल ही लेगा, और लगभग सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके शारीरिक मापदंड शुरू से ही अच्छे रहते हैं। लेकिन एग्ज़ाम एक बड़ी यहाँ पे चुनौती रहती है दोस्तों, कि अगर आप एग्ज़ाम निकाल पाएँ तो आपकी लगभग चांस हो जाते हैं कि आप एक जॉब ले पाएंगे। तो उसी बारे में भी हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम निकालने के लिए कौन सी किताबें, क्या स्ट्रैटेजी, क्या वो तरीका रहना चाहिए जिससे आप एग्ज़ाम को अच्छे से निकाल पाएँ। तो सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि इसका एग्ज़ाम होता कितने मार्क्स का है, कितने क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या इसमें सिलेबस है। इसका एग्ज़ाम तो सर पहले तो मान लो 100 मतलब 100 मार्क्स का होता था। अब ये सोशो इकोनॉमिक्स के मार्क्स भी साथ में वो करने लगे हैं, तो कई बार मतलब 95 का हो जाता है या ऐसे हो जाता है। तो हमारे टाइम पे भी सोशो इकोनॉमिक्स के मार्क्स तो थे। मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो एग्ज़ाम था वो था 80 मार्क्स का, और जो 20 मार्क्स थे वो एक्स्ट्रा मार्क्स थे जैसे कि सोशो इकोनॉमिक्स के और क्वालिफिकेशन के। ठीक है। तो 80 मार्क्स में 0.8 का एक क्वेश्चन था, टोटल 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, 100 क्वेश्चन थे लेकिन 100 मार्क्स थे, उसमें एक क्वेश्चन 0.8 नंबर का था, 80 मार्क्स थे, और 20 नंबर एक्स्ट्रा जो देती है गवर्नमेंट हरियाणा वाली स्पेशल, यही देते हैं हमारे वाली, हालांकि अच्छे से दे नहीं पाते, और ये थे। तो ऐसे करके आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हो गया था। ठीक है, उसके बेस पे उसके बाद में फिजिकल के लिए कट ऑफ लगती है। हाँ जी। और उस कट ऑफ के लिए एक मिनिमम कट ऑफ होती है जिसमें, लेकिन आपका फाइनल हुआ है तो आप थोड़ा बताइए ऑडियंस को कि आपके जो फाइनल मार्क्स थे वो थे कितने। मार्क्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मेरे 67 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, मतलब एक्स्ट्रा मिला के मेरे 67 मार्क्स बने थे। ठीक है, और उसके बाद आपने फिजिकल की तैयारी की और फिजिकल निकाला, देन आप पूरी कंप्लीट प्रोसेस के बाद आज हरियाणा पुलिस कांस्टेबल बन चुके हैं। तो इस बीच में जो लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो है कि एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, जैसे कि बार बार हम बात कर रहे हैं कि एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या किताबें हैं, कितने घंटे पढ़ना है, वो चीज़ें इनको बताइए, क्योंकि आज का युवा यूट्यूब पे आता है, वो यही चीज़ सर्च करता है कि स्ट्रेटजी फॉर XYZ कोई भी एग्ज़ाम है ना। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप इसकी जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो आप कितने घंटे अपनी प्रिपरेशन को देते थे उस टाइम में। जैसे कि आपको पता ही है कि ये ग्रुप C लेवल का एग्ज़ाम होता है, तो इसका लेवल मान लो मॉडरेट से इजी लेवल पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो इसमें स्टडी का ऐसे है, मतलब अगर आप कंटिन्यू मतलब स्टडी रखते हैं अपनी, आप मतलब बीच में गैप नहीं डालते, तो रोज़ का मान के चलो कि 4 से 5 घंटे अगर आप डेली अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये मतलब एग्ज़ाम का सिलेबस पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 4 से 5 घंटे निकाल के आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। बहुत से लोग ये कहेंगे कि 4-5 घंटे कम है,
लेकिन अगर कोई बंदा कंटिन्यूस लगातार रोज़ पढ़ता है 5-6 घंटे 4-5-6 घंटे, तो वो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकता है और हर सिलेबस को अच्छे से टारगेट भी कर सकता है। इसमें आप ये बताइए कि इसके एग्ज़ाम जो है जो उसमें जैसे हरियाणा जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इसका सिलेबस में काफ़ी वेरिएशन है, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट लगता है आपको कि जिसके बिना सिलेक्शन में भी ना हो पाए लोगों की? सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से तो हरियाणा जीके होगी। वैसे तो स्टेट एग्ज़ाम है तो स्टेट जीके तो इम्पोर्टेंट होगी होगी, पर मैं बताना चाहूँगा कि जो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश है, अगर इस पे किसी कैंडिडेट की मान लो कमांड अच्छी है तो जीके और हरियाणा जीके अगर उसको थोड़ी मतलब कम भी आती है तो उसका फिर भी हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो मार्क्स जहाँ पोर्शन होता है जो एग्ज़ाम का वो ये 3 ही सब्जेक्ट कैरी करते हैं। और इसी वजह से हरियाणा के काफ़ी युवा ऐसे हैं, हालांकि अब तो नहीं रहे, जिनका मैथ्स इंग्लिश वीक होने के कारण वो काफ़ी एग्ज़ाम्स में पीछे रह जाते थे। हालांकि उनकी हरियाणा जी की बहुत अच्छी थी, काफ़ी मेरे दोस्त भी हैं ऐसे, और इन चीज़ों को अगर हम दबा पाएँ, इनको थोड़ा मतलब आगे तैयारी कर पाएँ तो हम तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश हर एक, ना कि स्टेट एग्ज़ाम बल्कि सेंटर, हर जगह पे एक अच्छी यहाँ पे है रोल अदा करते हैं मैथ्स और इंग्लिश। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मैथ्स और इंग्लिश के ऊपर अपनी कमांड अच्छी रखो, हरियाणा जी के तो जल्दी कवर हो जाएगी, इसकी कोई बड़ी बात है नहीं। और एक बात मैं और करना चाहूँगा, जो हम लेटेस्ट ट्रेंड देख रहे हैं HSSC का या HPSC का किसी का भी, तो हरियाणा जीके का ये थोड़ा कम ही कर रहे हैं क्वेश्चन। मतलब जब मैं एग्ज़ाम दे के आया था तो मेरी शिफ्ट में मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आए थे हरियाणा जीके से। अच्छा? डायरेक्ट 2 क्वेश्चन थे हरियाणा जीके से, बाकी करंट से तो 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। जो स्पेसिफिक स्टैटिक हरियाणा जीके उससे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मैंने देखे थे। ठीक है, तो अभी आप ये बताइए कि कौन कौन सी इसके अंदर आपने बुक्स फॉलो की जिनको पढ़ने के बाद या जिनके हेल्प से आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया? बुक्स का सबसे तो पहले तो जो बेसिक बुक होती है जीके की, जैसे ल्यूसेंट होगी जीके के, इंडिया जीके के लिए तो मैंने वही मतलब प्रेफर की थी। ल्यूसेंट मान लो वो तो रामबाणी है, जीके के लिए तो वो करना ही होगा, उसके मतलब कोई अल्टरनेट है नहीं। और मैथ, रीजनिंग और इसके लिए मैंने अरिहंत की जो स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं ऑनलाइन भी मिल जाती हैं वो की थी। ठीक है। और जो इंग्लिश है उसके लिए उसकी काफ़ी बुक्स आती हैं, अच्छी बुक्स भी आती हैं, पर मैंने दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, दिशा पब्लिकेशन, हाँ, इंग्लिश ग्रामर की बुक आती है, वो मैंने प्रेफर की थी। और हरियाणा जीके के लिए वैसे तो इंग्लिश मीडियम में तो इतनी बुक है नहीं, हिंदी मीडियम में तो काफ़ी बुक्स हैं, पर मैंने जो हिंदी मीडियम में आती है अरिहंत की आती है, नो योर स्टेट के नाम से हरियाणा। ठीक है। अब वो यूज़ की थी। इंग्लिश में इन्होंने दिशा की लिया अपने बुक, हाँ, दिशा पब्लिकेशन। ठीक है। इंग्लिश में एक प्रिंस टू पैरामाउंट नाम से बुक आती है नीतू सिंह मैम की, वो काफ़ी अच्छी है, मैंने उसको फॉलो किया, उसको काफ़ी टॉपर्स जो बताते हैं कि अच्छी किताब है। आप दिशा पब्लिकेशन या प्रिंस टू पैरामाउंट नीतू सिंह मैम की बुक भी फॉलो कर सकती हैं। तो ये तो इनकी थी बुक लिस्ट, इन्होंने अपनी बुक लिस्ट बता दी, अपना ये बता दिया कितने घंटे इन्होंने रोज़ दिए। हालांकि प्रिपरेशन के लिए घंटे कोई फिक्स नहीं होते, आपको जितना मैक्सिमम टाइम दे पाएँ वो उतना आपको देना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर बात करें कि एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है और उसने 1 साल तक प्रिपरेशन करनी है तो उसको कम से कम 8-10 महीने लगेंगे, तो वो 4 से 6 घंटे देकर उसमें जो है अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता है। और इसमें मैं एक बात और आपके मतलब जोड़ना चाहूँगा, जो फिज़िकल है, जो रेस है, वो हम सोच लेते हैं कि वो तो कर लेंगे, पर उसका मैं बताना चाहूँगा कि अगर वो भी हम रोज़ मतलब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो चल ही रही है, उसके साथ अगर हम 1 घंटा या 2 घंटे फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी निकालें तो साथ में तो हमारा जो माइंड मतलब अच्छे से काम करेगा, सही काम करेगा और पढ़ाई में मन लगा रहता है और मतलब कैंडिडेट बोर नहीं। ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ लिख के कोई किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, लेकिन आपको ये लगता हो कि नहीं मेरा तो टाइम ख़राब हो जाएगा इन फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, आपको बिल्कुल एक अपना सुबह या शाम को 1 घंटा ऐसा ज़रूर रखना चाहिए जिसमें आप फिज़िकली कुछ करें, चाहे वो पुशअप वगैरह हो गए, रनिंग हो गई, जिम, कुछ भी करो, लेकिन खुद को पसीना लेके आओ। उससे आपकी जो हार्मोन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन है, वो अच्छे से रिलीज़ होंगे और आपका दिमाग भी अच्छे से काम करेगा। और दूसरी बात, अगर आपने किसी डिफेंस की या पुलिस की या अपने जॉब के लिए ट्राई करना है तो आपको बिल्कुल से रोज़ वर्कआउट करना चाहिए। ठीक है सर, यही बात थी। बाकी लगभग सभी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई हैं। तो अभी आप ये बताइए कि जो CET चला हुआ है हरियाणा में,
जिसके बेस पे 5 से 6 हज़ार कांस्टेबल की वैकेंसी निकालना चाह रही है गवर्नमेंट, उसके लिए रोज़ नए नए रूल भी लेके आए जा रहे हैं। उनको फिर लंबित छोड़ा जा रहा है या उनको रद्द करके उसमें नए रूल ऐड किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, आपको नहीं लगता कि इस चीज़ों में, इन सब में थोड़ी पीछे रह गई है कि अच्छे से कोई रूल डिसाइड हो नहीं पा रही है? वैसे तो गवर्नमेंट मान लो भर्तियाँ सभी अच्छे से करवा ही रही हैं, हमने पीछे भी देखा है जो कांस्टेबल की करवाई है इन्होंने। तो इसमें इनका ऐसे होता है कि रूल मतलब जॉब देने के लिए थोड़ी जल्दबाजी कह लें, या कि संशोधन पूरा अच्छी तरह से नहीं हो पाता, इसलिए वो चैलेंज हो जाता है कोर्ट में और फिर बदलना पड़ता है। तो जैसे कि हम देख ही रहे हैं, इस बार जो कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है वो पहले सीईटी का एग्ज़ाम हो चुका है, उसके बेस पे ये मतलब पीएसटी के लिए बुलाएंगे। तो उसके बाद जो उसको क्वालिफाई करेंगे उसके बाद फिर एग्ज़ाम होगा। इस बार पैटर्न थोड़ा उल्टा हो गया, पहले था मतलब पहले टेस्ट होता था फिर फिजिकल होता था। ठीक है, अभी सीईटी के बाद में जस्ट आपको पीएसटी पीएमटी इनके लिए बुलाएंगे, देन इनका एक और एग्ज़ाम लेंगे। अभी वो ये कह रहे हैं कि 94.5 मार्क्स का लेने के लिए 2.5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक्स के और 3 नंबर वो जिसके पास ए बी या सी एनसीसी का सर्टिफिकेट है उसके लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा। तो वो सब चीज़ें हालांकि पता नहीं वो भी अभी फाइनल हुई हैं या नहीं और कब तक ये नोटिफिकेशन निकालेंगे, लेकिन दोस्तों जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा। और हरियाणा पुलिस की प्रिपरेशन किस ढंग से करनी है, उन सब चीज़ों की एक तय तक जाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर आपको हरियाणा पुलिस से या किसी अदर स्टेट या अपनी स्टेट सेंटर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के रिलेटेड आपको इसके ऊपर वीडियोस मिलती रहती हैं टाइम टू टाइम, और आपको स्ट्रैटेजीज और हर चीज़ इसके ऊपर मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो इसको आप सब्सक्राइब करके रखें। और ये हमारी आज की फर्स्ट इंटरव्यू थी जो कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल हमारे साथ रघुविंद्र भाई ने अपनी इंटरव्यू आके दी, अपने विचार हमारे साथ साझा किए। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ग्रुप डी के ऊपर कोई इंटरव्यू इसके ऊपर कंडक्ट करवाई जाए। और इस वीडियो में इतना ही था। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें और सपोर्ट करते रहें हमें। जय हिंद, जय भारत।